नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिस प्रकार से लगातार एक के बाद आ रहे हैं, इसके बारे में ऐसा हो गया है कि कोई भी दिन ऐसा न हो जिस पर इसके बारे में चर्चा न कर सके। डेली कुछ न कुछ इस तरह के फैसले आ रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है जिस पे चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। एक और जहां आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगवा रहे हैं बिहार में रैली करते हुए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें डेटा दिखाया। तो सवाल ये उठा था कि ये जो डेटा उन्होंने दिखाया, उसके बाद सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन ने इस पे सफाई मांगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि या तो आप हलफनामा दो या फिर देश से माफ़ी मांगो। साथ ही साथ 7 दिनों का उन्होंने समय दिया था। इन 7 दिनों में अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो इसको एक तरह से फर्जी करार दे दिया जाएगा, ये स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया। उसी बीच एक व्यक्ति प्रकट होता है जो CSDS के डायरेक्टर हैं, संजय कुमार। इनकी ज़बरदस्त चर्चा होती है क्योंकि राहुल गांधी ने जो डेटा दिखाया था वो कहीं ना कहीं संजय कुमार की कंपनी जो है CSDS, ये अपने आप को बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं। लगातार इनको आप टीवी पर देखते होंगे, कई सारे चैनलों पर बैठ करके बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, ये सब आप जानते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से इन्होंने जो महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर आंकड़े जारी किए थे, उस पे पोस्ट करने के तुरंत बाद ही इन्होंने माफ़ी मांग ली कि वो गलत डेटा है बोलकर। अब इसी वजह से इनके खिलाफ 2 FIR हो गई महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हो गई, चलिए ये तो ठीक बात है। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भाई साहब उनको सादर प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो FIR हुई थी उस पर रोक लगाई। आपको याद होगा इससे ठीक 4 दिन पहले वो वीडियो भी हमारे चैनल पे आप जाकर के देखिए। उसमें हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने एक बहुत अच्छा फैसला किया और उसकी वजह से उनकी तारीफ भी हुई थी। वो क्या फैसला था कि कोई भी सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मौखिक रूप से अपना मामला सुनने के लिए नहीं दे सकते। जूनियर वकील को आगे आना चाहिए और उस पिटीशन में कहीं ऐसा ना हो कि सीनियर वकील उसको लीड कर रहे हैं, ये भी मेंशन नहीं होना चाहिए। तभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। और साथ ही साथ डायरेक्ट जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि पहले ये मामला हाई कोर्ट जाना चाहिए और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। हालांकि इस तरह की बातें इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब थे उन्होंने भी की थी, और कई सारे इस देश में चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने ये कोशिश की। लेकिन अब ये बातें स्पष्ट तौर से दिखाई देने लगी है कि जो जिसका जितना कद, जिसके जैसे वकील, जिसके जैसी पहुंच, उसके हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। साथ ही साथ यही सुप्रीम कोर्ट के पैमाने को भी दिखाता है, बताता है, और ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट की कैटेगरीज है कि आप हाई प्रोफाइल हैं तो वो तुरंत सुनेगा, 12 बजे रात में भी सुनेगा, कोर्ट बंद भी होगा तो भी सुनवाई करेगा। मतलब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी अगर जान देने की बात हो तो वो भी तैयार हो जाए। आखिर ऐसी सुप्रीम कोर्ट को चुल्ल क्यों मचती है, ये समझ से परे है। और अपने आप को इस मानसिकता में रखना कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता,
मैं चाहूँगा तो राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकता हूँ, राज्यपाल को भी आदेश दे सकता हूँ, उनको गाइडलाइन दे सकता हूँ कि आपको फैसले इतने दिनों में सुनाने हैं, इतने दिनों में ये काम करने हैं, नहीं तो स्वतः वो कानून बन जाएंगे। हालांकि उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके बारे में बात नहीं करता। अगर इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हर एक मामले में घुसड़ेगा तो ये देश किस दिशा में जाएगा, इसका जवाब भी आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को ही देना पड़ेगा दोस्तों। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। संजय कुमार सीएसडी वाले जो थे, इनको बचाने के लिए वकील कौन पहुंचे थे? विवेक तनखा। ये भी प्योर कांग्रेसी है, राहुल गांधी का करीबी है। मतलब इस देश में एक पत्रकारों का, यूट्यूबरों का, इस तरह के जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत विद्वान, पढ़े लिखे सेफोलॉजिस्ट है। और आप इस बात की कल्पना करके देखिए, हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, हमें 50, 100, 200 बहुत होता है तो 1000, 2000 व्यूज मिलते हैं। हमारी बातों में और कोई उसी बात, उसी लाइन का बैठा हुआ उच्च पद पर व्यक्ति बोले, भले वो झूठ परोस रहा, किसकी बात पर आप विश्वास करें? जो उस पोजीशन पे है, जो वो बातें बता रहा है, नेचुरली सी बात। लेकिन क्या कोई व्यक्ति को एक पद मिल जाए और उस पद पर बैठ करके सिर्फ झूठ परोसे, और अगर उस झूठ से इस देश में किसी तरह की अकल्पनीय घटनाएं घटे और बाद में वो माफ़ी मांग ले कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई थी, और इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि नहीं भैया वो तो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है और उसने माफ़ी मांगी, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप इस बात की कल्पना करके देखिए, ये इस देश की दशा और दिशा को किस ओर ले जाना चाहिए, और इसकी जिम्मेवार कौन है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट से जुड़ा गलत आंकड़ा एक्स पर पोस्ट किया था संजय कुमार ने। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दी और माफ़ी मांगी। इस मामले में उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए गए थे। लोक नीति सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई। वोटर लिस्ट से जुड़ा गलत आंकड़ा ट्वीट करने के मामले में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिन 2 एफआईआर में संजय कुमार को राहत मिली है, उन्हें महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर में दर्ज किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किया। अब सोचिए, कोई व्यक्ति गलती करता है और उस गलती के लिए माफ़ी मांगता है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट उस पर किसी भी कार्रवाई के लिए रोक लगाता है, और साथ ही साथ वो नोटिस जारी करने को कहता है कि आप एफआईआर मत कीजिए, आप पहले नोटिस जारी कीजिए। वो क्या जवाब देता है उसका इंतज़ार कीजिए, तब उसके बारे में फिर कोई बात होगी तो किया जाए। अजीब स्थिति है भाई। चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ गलत सूचना फैलाने और चुनाव नियमों के उल्लंघन के आरोप में नागपुर के रामटेक थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 175, 353, बी 212 और 340 लगाई गई। इसके अलावा नासिक के सकरवाड़ा पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है ना, और इन दोनों से गिरफ्तारी से बचने के लिए इन पर रोक लगाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एन बी अंजारिया की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा और वकील सुमीर सोढ़ी की दलीलों पर गौर किया कि चुनाव विश्लेषक द्वारा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे जाने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज की गई, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो, इस पर रोक लगा दी गई।
तो जो बातें मैंने पहले दोहराई उसी बात को फिर से कहता हूं, क्या कोई गलत या भ्रामिक बातें फैलाकर इस देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर दे और उससे देश का माहौल खराब हो और बाद में वो व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग ले, तो क्या उसके गुनाह कम हो जाएंगे? इस बात का जवाब आप सभी से पूछ रहा हूं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। इतना ही नहीं, एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, इनके ट्रायल पे ही रोक लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बारे में इन्होंने कुछ बोले थे और इनके खिलाफ हरियाणा में राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई मैं हूं ना यहाँ पे बैठा हुआ, टेंशन मत लो, मैं तो केस ही शुरू होने नहीं दूंगा, टेंशन क्यों लेते। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, याद होगी, इस देश का विपक्ष ये बार बार लगातार कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। आज जिस प्रकार के फैसले सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहे हैं, जिस प्रकार की सुनवाई हो रही है, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बैठा हुआ है? यह भी महत्वपूर्ण है और इस पर भी जवाब देना चाहिए जस्टिस BR गवई साहब को। आप अगर हर मामले में इसी प्रकार से घुसेंगे और लोगों को इसी प्रकार से, तो इससे तो ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि जो जिसका जितना कद उसके खिलाफ उसी प्रकार से सुनवाई होगी। और जब 4 दिन पहले आप कहते हैं कि हम डायरेक्ट किसी केस को नहीं सुनेंगे, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि आपको 4 दिन के बाद ही कोई मामला आता है तो आप तुरंत अपने ही बातों से पलट जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ठीक है हम इसको सुनेंगे। फिर आपके बात का वैल्यू ही क्या रहेगा? एक केस के बारे में आगे भी चर्चा करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ मामला, एक ऐसे चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो 11 साल तक न्यायाधीश रहे और उनके जितने भी लिए हुए फैसले थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए। उस पर भी चर्चा करूंगा आगे वाले वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप अगर कंट्रीब्यूट या डोनेट करना चाहें तो उसके लिए QR कोड और डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,